हम सब ना अपनी आंखों पर और अपने कानों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। बिल्कुल, वो तो है ही। मतलब अगर कोई अचानक से आकर हमसे ये कहे कि जो दुनिया हम देख रहे हैं या जो भी महसूस कर रहे हैं वो असल में वैसी है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे? हम तो उसे शायद पागल ही कहेंगे। एकदम सही। मतलब हमारी आम समझ यही कहती है ना कि हमारी इंद्रियां हमें दुनिया का बिल्कुल सीधा और एकदम पारदर्शी नजारा दे रही हैं, बिना किसी मिलावट के। हाँ, जैसे बीच में कोई पर्दा ही न हो। हाँ, लेकिन क्या कभी किसी ने इस बात पे गौर किया है कि हमारा दिमाग हमें जो भी दिखा रहा है वो असल में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया का आखिरी हिस्सा है? बहुत ही जटिल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। आज का हमारा जो मिशन है वो है तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय से ली गई उस दार्शनिक गहराई को समझना जिसे मति ज्ञान कहा जाता है। जी, यानी इंद्रियों और मन के जरिए होने वाला ज्ञान। बिल्कुल। हम समझेंगे कि कैसे हमारी यादें, हमारे तर्क और हमारे फैसले असल में हमारे दिमाग के रचे हुए एक एक इल्यूजन या भ्रम का हिस्सा हो सकते हैं। ये सच में बहुत ही हैरान करने वाला विषय होने वाला है। ये असलियत और भ्रम की जो बात है ना, ये सच में बहुत ही गहरी है। क्योंकि जिस चीज को दुनिया प्रत्यक्ष मानकर चलती है, मतलब कि जिसे हम डायरेक्ट कहते हैं, दार्शनिक गहराई में जाने पर पता चलता है कि वो पूरी तरह से परोक्ष है, यानी इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट? हाँ, देखिए, अगर हम ज्ञान की पूरी रूपरेखा को देखें तो प्राचीन दर्शन में इसे 5 स्तरों में बांटा गया है: मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवल ज्ञान। अच्छा, 5 स्तर? जी, और इनमें से हमारा पूरा जीवन, हमारा ये जो सारा लेन देन है, विज्ञान, तकनीक, ये सब कुछ मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के दायरे में आता है। और मजे की बात यह है कि इन दोनों को ही दर्शन में परोक्ष माना गया है, मतलब इनडायरेक्ट। अरे, यही बात तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। मतलब अगर मैं एक पेड़ को देख रहा हूं, उसे अपने हाथों से छू रहा हूं, तो दुनियादारी के हिसाब से तो एकदम सीधा अनुभव हुआ ना। बिल्कुल, कोई भी यही कहेगा। मैं तो यही कहूंगा कि मैंने सीधे पेड़ को देखा। लेकिन आप कह रही हैं कि दर्शन कहता है कि ये सिर्फ साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। हाँ, बिल्कुल, साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष। मतलब सिर्फ दुनियादारी के काम चलाने के लिए, या कह लें कि लोक व्यवहार के लिए हम इसे डायरेक्ट बोल देते हैं। हाँ, सिर्फ बोलने के लिए। लेकिन तकनीकी रूप से ये इनडायरेक्ट है। पर आखिर ऐसा क्यों है? इसका कारण बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक है। आप सोचिए कि जानने का असली काम कर कौन रहा है? हमारा दिमाग? नहीं, वो शरीर या दिमाग नहीं कर रहा है, वो हमारी चेतना कर रही है, जिसे हम आत्मा भी कह सकते हैं। अच्छा, चेतना कर रही है? हाँ, लेकिन उस चेतना का बाहरी दुनिया की वस्तुओं से कोई सीधा संपर्क तो है ही नहीं। बात तो सही है। वो एक माध्यम का इस्तेमाल कर रही है। और वो माध्यम क्या है? हमारी 5 इंद्रियां और हमारा मन। ओहो। तो जब तक बीच में कोई भी माध्यम मौजूद है, तब तक ज्ञान सीधा या डायरेक्ट कैसे हो सकता है? रुकिए, तो क्या इंद्रियां सिर्फ एक टूल की तरह हैं? मतलब जैसे अगर हम इसे एक पेन के उदाहरण से समझें। हाँ, बताइए। जैसे मान लीजिए मैं एक कागज पर एक चिट्ठी लिख रहा हूँ। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई कौन लिख रहा है, तो मैं कहूंगा कि मैं लिख रहा हूँ। बिल्कुल, आप ही कहेंगे। लेकिन सच तो यह है कि मैं सीधे कागज पर थोड़ी लिख रहा हूँ। वो काम तो पेन कर रहा है, पेन की निब कर रही है। पेन तो सिर्फ एक टूल है, एक माध्यम है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। पेन के बिना आप लिख नहीं सकते, लेकिन पेन अपने आप भी नहीं लिख सकता। सही बात है। ठीक इसी तरह हमारी जो चेतना है, वो इंद्रियों रूपी पेन का इस्तेमाल कर रही है इस दुनिया को जानने के लिए। लेकिन अगर हमारी इंद्रियां सिर्फ एक टूल हैं, एक तरह का फिल्टर है बीच में, जी, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया को हमेशा एक फिल्टर के जरिए ही देख रहे हैं? बिल्कुल, देख ही रहे। और अगर ऐसा है तो हमें कैसे पता कि वो फिल्टर हमें सच ही दिखा रहा है? मतलब क्या ये संभव नहीं है कि जो कुछ भी हम जान रहे हैं वो सब एक तरह का, क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन हो? ये तो बहुत ही मजबूत और वाजिब सवाल है। देखिए, हम पूरी तरह से हेलुसिनेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वास्तविकता का एक बहुत ही सीमित वर्जन ही देख पाते हैं। सीमित वर्जन? हाँ, एक ट्रांसलेटेड वर्जन। हमारी आंखें सिर्फ एक खास लाइट स्पेक्ट्रम को ही पकड़ सकती हैं, हमारे कान सिर्फ कुछ खास फ्रीक्वेंसी ही सुन सकते हैं, है ना? हाँ, चमगादड़ वाली फ्रीक्वेंसी तो हम नहीं सुन सकते। बिल्कुल। तो जो ज्ञान दूसरे पर निर्भर है, यानी इंद्रियों पर, वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। और ये जो मति ज्ञान है ना, ये अचानक से नहीं होता, इसके भी चरण होते हैं। अच्छा, ये भी प्रोसेस में होता है? हाँ, इसके 4 चरण होते हैं: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है, वो है आखिरी चरण, धारणा। धारणा यानी याद रखना? जी, यहीं से स्मृति यानी हमारी मेमोरी का काम शुरू होता है।
मति ज्ञान के दायरे में मेमोरी कोई आम स्टोरेज स्पेस नहीं है। इसे स्मृति और संज्ञा जैसे अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा, तो ये स्मृति और संज्ञा अलग-अलग हैं, क्योंकि हम तो हमेशा इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं कि यार हमारी याददाश्त कमजोर हो रही है। हाँ, लेकिन स्मृति पूरी तरह से अतीत से जुड़ी है। जो कुछ भी हमने पहले इंद्रियों से जाना था, उसका सिर्फ याद आना स्मृति है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक बात है। वो क्या? स्मृति सिर्फ उसी चीज की हो सकती है जिसका हमने पहले अनुभव किया हो। भविष्य का कोई स्मरण नहीं होता। भविष्य की कोई याद नहीं होती। इसी बात पर मुझे एक बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक प्रसंग याद आ रहा है। श्रोत में सुकुमाल स्वामी की कहानी दी गई है। जी, सुकुमाल स्वामी का प्रसंग बहुत ही सटीक है। ये कहानी बताती है कि मेमोरी सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये हमारे अवचेतन की कितनी गहरी परतों में छिपी हो सकती है। बिल्कुल। सुकुमाल स्वामी अपने महल में बैठे थे और बाहर कुछ मुनिराज एक देवलोक के विमान का वर्णन कर रहे थे। वो वर्णन इतना सटीक था कि उसे सुनते ही सुकुमाल स्वामी के भीतर पिछले जन्म की स्मृति ट्रिगर हो गई। अरे बाप रे! उन्हें अचानक याद आ गया कि उस देवलोक के विमान में तो वही थे। सोचिए, ये कोई आम याद नहीं थी। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर था जिसने उनकी पूरी हकीकत ही बदल दी। बिल्कुल बदल दी। जब उन्हें याद आया कि उन्होंने स्वर्ग के इतने असीम सुख भोगे हैं और उनसे भी उन्हें कोई शांति नहीं मिली, तो उस धरती के महल के सुखों की क्या औकात है। सही बात है। ये तो स्मृति का वो स्तर है जहां एक पुरानी जानकारी वर्तमान के पूरे जीवन को पलट देती है। और फिर तो उन्होंने महल से निकलने के लिए रानियों की 32 साड़ियों को बांधकर सीढ़ी बनाई और वैलागे ले लिया। जी, ये स्मृति का एकदम चरम रूप है। लेकिन रोजमर्रा के जीवन में हम जिस चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, वो स्मृति से भी एक कदम आगे की चीज है। वो क्या है? उसे संज्ञा कहते हैं, या जिसे हम रिकग्निशन कह सकते हैं। संज्ञा? अच्छा। ये सिर्फ पुरानी बात को याद करना नहीं है, बल्कि वर्तमान की किसी घटना को देखकर अतीत से एक लिंक या कनेक्शन बनाना है। अरे हाँ, जैसे वो ताले वाला बहुत ही मजेदार उदाहरण। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हम सड़क से गुजर रहे हैं, हम देखते हैं कि एक पड़ोसी अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा रहा है। अब हमारी आंखें तो सिर्फ उस पड़ोसी को और उसके ताले को देख रही है ना। हाँ, सिर्फ पड़ोसी को। लेकिन हमारे दिमाग में अचानक एक घंटी बजती है और हम एकदम से घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे, मैं तो अपने घर का ताला खुला ही छोड़ाया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये जो प्रोसेस है, यही संज्ञा है। वर्तमान की एक अलग वस्तु को देखकर अतीत की अपनी किसी वस्तु का याद आ जाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग आखिर ऐसा करता क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि दिमाग हर चीज को शून्य से, मतलब जीरो से प्रोसेस नहीं कर सकता। उसे कुछ शॉर्टकट चाहिए होते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे इवोल्यूशन या विकास के नजरिए से देखें तो दिमाग का काम है ऊर्जा बचाना, एनर्जी सेव करना। वो हर नई जानकारी के लिए नई फाइल नहीं खोल सकता। वो तुरंत एक एसोसिएटिव नेटवर्क तैयार करता है। अच्छा। ताला देखा तो ताले से जुड़ी सारी जिम्मेदारियों की लिस्ट सामने आ गई। ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी तो है। कैसा विरोधाभास? हम हमेशा याद रखने को अच्छा मानते हैं। हमें लगता है कि जो इंसान ज्यादा याद रख सके वो ज्यादा स्मार्ट है। हाँ, समाज तो यही मानता है। लेकिन जो दिमाग हर चीज को इस तरह से लिंक करता रहता है, वो तो हमेशा एक तरह के स्ट्रेस या चिंता में ही रहेगा ना। क्या शांति के लिए भूलना भी उतना ही जरूरी नहीं है? भूलना सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि जीवन को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अनिवार्य है? जी, विशेष रूप से जब बात राग या गहरा लगाव और द्वेष की हो। अगर कोई पुरानी कड़वी बात है, किसी ने हमारा अपमान किया है, तो उसे याद रखना एक तरह का जहर है। बिल्कुल जहर है। दर्शन कहता है कि वीत रागी बनने के लिए, यानी एक ऐसा इंसान जिसके भीतर कोई मानसिक उथल पुथल ना हो, उसके लिए अनावश्यक बातों को भूलना पहली शर्त है। लेकिन भूलना इतना मुश्किल क्यों होता है यार? हम अपनी चाबी कहाँ रखी है ये तो भूल जाते हैं, लेकिन 10 साल पहले किसने क्या ताना मारा था वो एकदम HD क्वालिटी में याद रहता है। हाँ, क्योंकि वो ताना हमारी भावनाओं से, हमारे अहंकार से जुड़ गया था। ईगो से जुड़ गया था। बुरी बातों को भुलाने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर तो होता नहीं है। ये एक सचेत प्रयास है। दिमाग कभी खाली नहीं रह सकता। अगर आप चाहते हैं कि कोई बुरी याद वहां से जाए, तो आपको उस खाली जगह को अच्छे विचारों से भरना होगा। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। अब अगर हम यादों से निकलकर दिमाग की एक और हैरान करने वाली क्षमता की बात करें जी, तो वो है अनदेखी चीजों का पता लगाना, जिसे श्रोत में चिंता और अभिनिबोध कहा गया है। अब यहाँ चिंता का मतलब वो आम टेंशन नहीं है,
बल्कि इसका मतलब है तर्क या लॉजिक। बिल्कुल। दार्शनिक भाषा में चिंता का अर्थ है व्याप्ति का ज्ञान। व्याप्ति का ज्ञान यानी किसी साध्य और साधन के बीच के संबंध को समझना। यह वह क्षमता है जिससे हम किसी एक चिन्ह को देखकर ये जान लेते हैं कि जहां ये चिन्ह है वहां फला वस्तु जरूर होनी चाहिए। हाँ, इसका एक बहुत ही सीधा उदाहरण है जलते हुए तार का। बताइए। मान लीजिए हम एक कमरे में बैठे हैं और अचानक कुछ जलने की गंध आती है। हम आग को अपनी आंखों से देख नहीं रहे, लेकिन सिर्फ उस गंध से हमारा दिमाग तुरंत कैलकुलेट कर लेता है कि भाई ये रसोई में जलती हुई रोटी की गंध नहीं है, ये किसी प्लास्टिक या बिजली के तार के जलने की गंध है। बिल्कुल, ये तर्क ही तो है। और इसी तर्क से अगला चरण जन्म लेता है जिसे अभिनिबोध यानी अनुमान या इन्फरेंस कहते हैं। अच्छा, इन्फरेंस यानी साधन को देखकर साध्य का पक्का निर्णय कर लेना। जैसे बहुत ही आम उदाहरण है कि दूर पहाड़ पर धुआं देखकर ये अनुमान लगाना कि वहां आग लगी है। लेकिन धुएं वाले इस उदाहरण का जो असली और कह सकते हैं कि मास्टर क्लास वर्जन है, वो प्राचीन काल के मुनिराजों का प्रसंग है। वो प्रसंग तो बहुत ही अद्भुत है। उसने तो मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी विश्लेषण क्षमता किस हद तक जा सकती है। वो प्रसंग अभिनिबोध का एक बहुत ही सूक्ष्म प्रयोग है। सोचिए, प्राचीन काल में जो मुनिराज घने जंगलों में रहते थे, उनके पास समय देखने के लिए कोई घड़ी तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं थी। उन्हें आहार के लिए गांव जाना होता था, लेकिन तभी जब गृहस्थों के घर भोजन बन चुका हो। अब जंगल में बैठे बैठे उन्हें कैसे पता चलेगा कि गांव में क्या स्थिति है? यही बात तो सबसे कमाल की है। वे जंगल से गांव के घरों के ऊपर आसमान में उड़ते हुए धुएं को देखते थे। अब कोई आम इंसान होगा तो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि धुआं उठ रहा है मतलब आग जल रही है, चलो चलते हैं। हाँ, लेकिन मुनिराज ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। नहीं, वे तब तक इंतजार करते थे जब तक कि वो धुआं उठना बंद ना हो जाए। सोचिए, धुएं का होना तो एक जानकारी है ही, लेकिन धुएं का बंद हो जाना उससे भी बड़ी जानकारी है। बिल्कुल। जैसे ही धुआं उठना बंद होता, मुनिराज तर्क लगाते कि लकड़ियां पूरी तरह जल चुकी हैं, चूल्हे का काम खत्म हो गया है। और इसका अंतिम अनुमान ये निकलता कि गृहस्थों के घर भोजन तैयार हो चुका है, अब जाने का सही समय है। जी। उन्होंने एक ऐसी चीज से पूरी स्थिति का सटीक अनुमान लगा लिया जो वहां मौजूद ही नहीं थी, यानी धुएं का न होना। इसे ही आज के भाषा में असली प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग कहते हैं। अच्छा। हमारा दिमाग केवल मौजूद चीजों को नहीं पढ़ता, वो पैटर्न और गायब चीजों को भी पढ़ता है। और दिमाग की इसी बहुआयामी क्षमता को दर्शाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी कहानी है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। अरे हाँ, वो किसान वाली कहानी मैं बताता हूँ। सर्दियों का मौसम था, एक किसान जंगल में बैठा था। उसे बहुत ठंड लग रही थी, तो वो बार बार अपने मुंह से फूंक मारकर अपने ठंडे हाथों को गर्म कर रहा था। पास से गुजर रहे एक इंसान ने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? हाँ। तो किसान ने कहा कि हाथ बहुत ठंडे हैं, उन्हें गर्म कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद किसान ने आग में से एकदम गर्म गर्म आलू निकाले। अब वो फिर से उन आलूओं पर फूंक मारने लगा। बिल्कुल। उस इंसान ने फिर पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो किसान बोला कि आलू बहुत गर्म है, इन्हें ठंडा कर रहा हूं। अब वो इंसान तो अपना सिर खुजाने लगा कि यार ये कैसा मुंह है जिससे हवा ठंडी भी हो रही है और गर्म भी। ये कहानी जितनी साधारण सुनने में लगती है ना, इसका मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अर्थ उतना ही गहरा है। वो कैसे? ये हमारे दिमाग की प्रकृति को समझाती है। देखिए, मुंह और हवा एक ही है, लेकिन स्थिति के अनुसार परिणाम बिल्कुल अलग है। सही बात है। ठीक वैसे ही हमारा मन एक न्यूट्रल टूल है। इसी मन से हम दुनिया भर की चिंताएं, क्रोध और कषायें पैदा करते हैं, और इसी मन से हम असीम शांति और मुक्ति का रास्ता भी खोज सकते हैं। क्या बात है। मति ज्ञान की क्षमता हर इंसान में अलग अलग होती है, क्योंकि हर कोई इस टूल का इस्तेमाल अलग तरीके से करता है। और यहीं से हम एक बहुत ही अजीब विरोधाभास पर आते हैं। कैसा विरोधाभास? हमने अभी देखा कि हमारा मति ज्ञान, हमारा दिमाग बाहरी दुनिया की चीजों को डिकोड करने में एकदम किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। धुएं से खाना बनने का पता लगा लेना, गंध से तार का पता लगा लेना। हाँ, बिल्कुल करता है। लेकिन जब बात अपनी ही आत्मा को, अपने असली मैं को जानने की आती है, तो ये सुपर कंप्यूटर अचानक से हैंग क्यों हो जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी इंद्रियों और मन की पूरी डिजाइनिंग ही बाहरी दुनिया के लिए हुई है। अच्छा। वे बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़कियां हैं। विज्ञान ने आज तक हर क्षेत्र में तरक्की की है, लेकिन क्या कोई वैज्ञानिक लैब में एक असली आंख बना पाया है? नहीं,
हम कैमरे बना सकते हैं, लेंस बना सकते हैं, लेकिन देखने वाली असली चेतना तो लैब में नहीं बन सकती। बिल्कुल, क्योंकि जो भौतिक अंग हमें दिखते हैं, आंख, कान, नाक, वे सिर्फ पुद्गल यानी मैटर से बने उपकरण हैं। दर्शन के अनुसार असली इंद्रिय का निर्माण जीव के नाम कर्म के उदय से होता है, और इन इंद्रियों की एक बहुत बड़ी सीमा है। वो क्या? ये अपने अपने विषयों के अलावा कुछ नहीं जान सकती। आंख सिर्फ रूप देखेगी, कान सिर्फ शब्द सुनेंगे। लेकिन जो आत्मा है, जो चेतना है, वो अरूपी है। अरूपी है। हाँ, उसका कोई रंग या आवाज नहीं है, इसलिए इंद्रियों से उसे पकड़ा ही नहीं जा सकता। और शायद इसीलिए हमारा मन भी आध्यात्मिक या गहरी बातों से बहुत जल्दी बोर हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही सटीक प्रसंग दिया गया है, एक बीमार दादी का। ये तो हम सबकी कहानी है। हाँ, वो दादी वाला किस्सा। वो बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। जब उनके सामने कोई आध्यात्मिक चर्चा या वैराग्य की बात शुरू होती तो वे तुरंत आंखें बंद करके बहाना बना देती कि भाई मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। लेकिन जैसे ही कमरे में बैठे लोग सांसारिक गपशप, पारिवारिक विवाद या राग द्वेष की बातें शुरू करते, हाँ। दादी की सारी नींद हवा हो जाती और वे तुरंत उठकर चर्चा में शामिल हो जाती। ये हम सबकी हकीकत है यार। हम घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उसी भारी रस के लिए डिजाइन किया गया है। एकदम सही। लेकिन जहां 10 मिनट ध्यान लगाने की बात आती है, हमें नींद आने लगती है। लेकिन अगर इंद्रियां और मन सिर्फ बाहर भागने के लिए ही बने हैं, तो फिर कोई इंसान खुद को, अपनी आत्मा को कैसे जान सकता है? फिर तो ये असंभव सा लगता है ना? हाँ, मुझे तो असंभव ही लग रहा है। लेकिन ये असंभव नहीं है। इसके लिए इंद्रियों और विकल्पों को बाईपास करना पड़ता है। बाईपास कैसे? आत्मा को जानने के लिए किसी भी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। मन की आवश्यकता केवल शुरुआती सीढ़ी के रूप में होती है, जब हम सही और गलत का विचार करते हैं। अच्छा। लेकिन असली आत्मानुभव निर्विकल्प अवस्था में होता है। निर्विकल्प का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां बाहरी विचारों, शब्दों और तर्कों का पूरी तरह से अंत हो जाए। मतलब जब ये दिमाग का शोर पूरी तरह बंद हो जाए। हाँ। क्या इस निर्विकल्प अवस्था का कोई व्यवहारिक उदाहरण हो सकता है? स्रोत में एक बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक उदाहरण है जैनेन्द्र वर्णी जी का। बताइए। जब वे अपने अंतिम समय में समाधि में थे, जिसे सल्लेखना भी कहते हैं, तो उनके शिष्यों के मन में ये सवाल आया कि क्या वर्णी जी सचमुच निर्विकल्प अवस्था में है, या उनका ध्यान अभी भी बाहरी चीजों में अटका है। तो उन्होंने एक तरीका निकाला। उनके शिष्य जानबूझकर उनके सामने आध्यात्मिक ग्रंथों की गाथाओं का अशुद्ध या गलत उच्चारण करने लगे। अच्छा। ताकि ये चेक कर सकें कि उनका ध्यान शब्दों की गलतियों पर जाता है या नहीं। बिल्कुल। और जैसे ही कोई अशुद्ध शब्द पढ़ा जाता, वर्णी जी तुरंत टोक देते कि नहीं, ये गलत पढ़ा है। अरे! इससे ये सिद्ध हो गया कि उनका उपयोग यानी उनका ध्यान अभी भी बाहरी शब्दों और विकल्पों को पकड़ रहा है। वो अभी भी बाहर थे। जब तक आप सही और गलत को पकड़ रहे हैं, तब तक आप निर्विकल्प नहीं हुए हैं। असली अवस्था वो है जहां आप सिर्फ जानने और देखने वाले रह जाते हैं, जहां बाहर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बहुत बड़ा। मतलब मति ज्ञान जब बाहर की तरफ दौड़ता है तो वो दुनिया का ज्ञान कहलाता है, लेकिन जब वही ज्ञान सारे बाहरी फिल्टर हटाकर अपनी ही दिशा में मुड़ जाता है तो वो आत्मज्ञान बन जाता है। एकदम सही। मति ज्ञान का होना कोई बड़ी बात नहीं है। पशु पक्षियों के पास भी वो होता है। लेकिन उस ज्ञान की दिशा क्या है, ये तय करता है कि हम उलझेंगे या आजाद होंगे। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर को समेटें तो हमने देखा कि हम दुनिया को सीधे नहीं बल्कि इंद्रियों रूपी फिल्टर के माध्यम से देखते हैं। जी। हमारी यादें और हमारा तर्क यानी स्मृति और अभिनिबोध हमारे दिमाग के वो टूल हैं जो हमें इस दुनिया में सरवाइव करने में मदद करते हैं। बिल्कुल मदद करते हैं। चाहे वो ताले को देखकर घर याद आना हो या धुएं के बंद होने से खाने का अनुमान लगाना हो। लेकिन अंततः ये बाहरी डिजाइन हमारे लिए एक पिंजरा भी बन सकता है अगर हम निर्विकल्प होना न सीखें। सही कहा आपने। दुनिया को जानना जरूरी है, लेकिन उस जानने की प्रक्रिया में खुद को भूल जाना सबसे बड़ी भूल है।
जुड़ा एक आखिरी विचार छोड़ते हैं सुनने वालों के लिए। बिल्कुल। हम अक्सर अपनी जिंदगी में जब बोर होते हैं या जब हमें लगता है कि यार जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम तुरंत घबरा जाते हैं। हाँ, फोन उठा लेते हैं। हाँ, हम कोई नई फिल्म लगा लेते हैं, किसी को फोन मिला लेते हैं ताकि दिमाग फिर से किसी बाहरी चीज में उलझ जाए। लेकिन जरा सोचिए, हम्म। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो बोरियत है या खालीपन का जो एहसास है, वो हमारे इस बायोलॉजिकल सिस्टम का कोई डिफेक्ट नहीं है, बल्कि एक फीचर है? वाह, ये बहुत गहरा विचार है। क्या ये वो अकेला पल हो सकता है जब हमारा बाहरी कैमरा थोड़ी देर के लिए पॉज होता है? बिल्कुल हो सकता है। शायद इसी खालीपन में हमें ये देखने का मौका मिलता है कि हम सिर्फ एक शरीर और दिमाग नहीं हैं, बल्कि उसके पीछे खड़ा वो जानने वाला है जो इस पूरे खेल को चुपचाप देख रहा है। जी। तो अगली बार जब आप बिना किसी वजह के खालीपन या बोरियत महसूस करें ना, तो तुरंत फोन उठाने के बजाय उस पल में रुककर देखने की कोशिश कीजिएगा। शायद आपको वो दिखाई दे जाए जिससे हम सारी उम्र बस बाहर ही कोसते रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात कही। तो बस इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।